नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले आज के हेडलाइंस। गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय उद्घाटन समारोह में हुआ हंगामा। महिलाओं ने लगाए पैसे लेकर टिकट देने के आरोप। हंगामे से पहले उद्घाटन समारोह में नेताओं का रूठों को मनाने पर रहा जोर। और गौतम बुद्ध नगर में यूनिवर्सिटी छात्रों में एक बार फिर चले लाखों से। अब समाचार विस्तार से। टिकट वितरण को लेकर धांधली के आरोप भारतीय जनता पार्टी में गाजियाबाद में पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के नामांकन के दिन नेताओं में बहस हुई थी और कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई, लात घूंसे चले थे। आज चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दिन फिर से हंगामा हुआ। महिला कार्यकर्ताओं ने पैसे लेकर टिकट देने के खुलकर आरोप लगाए। ये सब प्रदेश अध्यक्ष के सामने हुआ। आज गाजियाबाद में भाजपा हंगामा पार्ट 2 हुआ। पहले भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के दिन महानगर प्रभारी के सामने बहस हुई थी और उस दिन मारपीट हुई जिस दिन डिप्टी सीएम गाजियाबाद में थे। आज हंगामा प्रदेश अध्यक्ष के सामने हुआ। क्षेत्रीय पदाधिकारी की पत्नी को टिकट दिया गया है। महिला कार्यकर्ता प्रियंका पांडे ने सबके सामने पैसे लेकर टिकट देने के आरोप लगाए। क्या नाम है उनका? जो ओबीसी महिला है उनका क्या नाम है? जो कभी कार्यकर्ता ने यहाँ झूठ कार्यकर्ता लोगों को बोल रहे हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए हैं, क्या क्या कहना चाहते हैं उनसे? यही कहना चाहते हैं, उसकी आवाज उठाना चाहते हैं उनसे। कार्यकर्ता कैसे क्या नाम है आपका? क्या नाम है? गाजियाबाद की भाजपा में कोर कमेटी की बैठक के बाद से ही हालात खराब चल रहे हैं। पैसे लेकर टिकट देने के आरोप भाजपा का पीछा नहीं छोड़ रहे। हैरानी की बात यह है कि महानगर प्रभारी और अध्यक्ष इस बात पर चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी चुप्पी की वजह से ही माहौल ज़्यादा खराब हो रहा है। डैमेज कंट्रोल की बात तो की जा रही है मगर हो कुछ नहीं रहा। आज भी जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष के सामने हंगामा हुआ और वो उसके बीच से चुपचाप निकल गए, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर भाजपा पदाधिकारियों ने स्थिति नहीं संभाली तो कार्यकर्ताओं का ऐसा विरोध उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। इस हंगामे से पहले चुनाव कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और उत्तर प्रदेश के मंत्री नरेंद्र कश्यप भी पहुंचे। नेताओं के भाषण का केंद्र रूठों को मनाने पर ही रहा। इससे साफ लगता है कि बागी उम्मीदवारों का कितना खतरा भाजपा पर मंडरा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से गाजियाबाद नगर निगम के मेयर पद के लिए सुनीता दयाल के आरडीसी स्थित चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, पश्चिम क्षेत्र अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, क्षेत्रीय चुनाव प्रभारी सुभाष यदुवंशी, महानगर प्रभारी अमित वाल्मीकि, केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा के दिग्गज नेताओं ने मंच से रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने पर ही जोर दिया। हालांकि वो ये कहने से नहीं चूके कि भाजपा प्रत्याशी की जीत तय है, केवल रिकॉर्ड मतों से जिताने की बात है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा एक संघीय पार्टी है जो कार्यकर्ता से चलती है, उसका अपना लोकतंत्र है। अगर किसी को टिकट नहीं मिला तो कोई यह न समझे कि उसका करियर समाप्त हो गया है। चुनाव लड़ने से कोई नेता नहीं बन जाता। उन्होंने खुद का भी उदाहरण दिया। साथ ही कहा कि जिनको टिकट मिला है सभी लोग उनके साथ खड़े हों और उन्हें विजयी बनाएं। देश में संघीय ढांचा है और संघीय ढांचे में केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, ऐसे ही नगरों की सरकार है। तो हमें अपने प्रतिनिधि नगरों की सरकार के प्रतिनिधि चुनने के लिए 11 तारीख को मतदान करना। और जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी पार्टी की बहुत पुरानी कार्यकर्ता, हमारी बड़ी बहन सुनीता दयाल जी को मेयर के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में उतारा। भाइयों बहनों, हम सब लोग लंबे कालखंड से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और गाजियाबाद का ये इतिहास है
कि गाजियाबाद के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, हम सबको बहुत आशीर्वाद रिसने दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा एक संघीय पार्टी है जो कार्यकर्ता से चलती है, उसका अपना लोकतंत्र है। अगर किसी को टिकट नहीं मिला तो कोई यह न समझे कि उसका करियर समाप्त हो गया है। चुनाव लड़ने से कोई नेता नहीं बन जाता। उन्होंने खुद का भी उदाहरण दिया। साथ ही कहा कि जिनको टिकट मिला है सभी लोग उनके साथ खड़े हों और उन्हें विजयी बनाएं। ऐसे में पार्टी का जो निर्णय है उसे स्वीकार करें। हर कार्यकर्ता को वोटर्स के घर जाना है, उनसे आग्रह करना है, सम्मान करना है। प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि भाजपा उत्तर प्रदेश के सभी महापौर सीट जीतेगी। लेकिन भाइयों बहनों, आप सबका आशीर्वाद मिला और आज उत्तर प्रदेश को एक बेहतर प्रदेश बनाने के साथ माननीय योगी जी ने इस विषय पर व्यापक रूप से कदम उठाए। आज हम लोग देखेंगे, चाहे नगरीय क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, हमने सबके जीवन की आवश्यकता के अनुसार सरकार ने काम किया। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी की जीत तय है, लेकिन उस जीत को हमें रिकॉर्ड में बदलना है। आज हमारे सभी कर्मठ कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मेरे साथ वंदे मातरम बोलेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार के चुनाव कराने के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन नाम से एक कार्यक्रम भी घोषित किया गया था। कार्यकर्ता सम्मेलन में जितनी अपेक्षा थी उससे कम भीड़ दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गौतम बुद्ध नगर में यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए अखाड़ा बनती जा रही है। कुछ दिन पहले ही एमिटी यूनिवर्सिटी में क्लास में मारपीट हुई थी। आज गलगोटिया के छात्रों के 2 घुट भिड़ गए। इसकी वीडियो वायरल हुई। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे 2 वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे 2 गुटों में जमकर मारपीट हो रही है। कुछ छात्र मिलकर एक छात्र को जमीन पर गिराकर मारपीट कर रहे हैं। वहाँ काफ़ी संख्या है और जो दूसरे छात्र हैं वो तमाशबीन बने हुए हैं। उन्हें छुड़ाने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों के मारपीट का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। जानकारी के अनुसार वायरल हो रहा वीडियो 3 दिन पुराना है और सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच लिफ्ट के इस्तेमाल को लेकर विवाद हुआ था, जो मारपीट में बदल गया। ग्रेटर नोएडा के दनकौर कोतवाली प्रभारी ने कहा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सी ब्लॉक में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों के बीच आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जो मारपीट में बदल गई। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दोनों गुटों को समझाकर शांत करा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। अब खबरों का पोस्टमार्टम में आप कई महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उसकी बात कर लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि राम मंदिर का 80% से अधिक काम पूरा हो गया है। निर्माण का काम पूरा हो गया है। केवल 20% काम बचा है, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। सवाल ये है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस दिन होगी? इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने काशी के दिग्गज विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ से रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3 मुहूर्त निकालने के लिए कहा था। 15 जनवरी से 25 जनवरी 2024 के भीतर ये मुहूर्त निकालने को कहा गया है। राम जन्मभूमि के निर्माणाधीन राम मंदिर के भूतल का 80% लगभग काम पूरा हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी शुरू हो रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने काशी के विद्वानों से प्राण प्रतिष्ठा के लिए उत्तम समय निकालने के लिए कहा था। विद्वानों ने 22 जनवरी की तिथि को सबसे शुभ बताया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की योजना है कि जनवरी 2024 तक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भव्य गर्भगृह में कर दी जाए। प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त के लिए जो समय 3 तिथि मांगी गई थी, उनमें से सबसे ज़्यादा विद्वान जो पंडित बताते हैं वो कहते हैं कि 22 जनवरी सबसे शुभ रहेगा। इसके अलावा उन्होंने फरवरी में भी एक मुहूर्त निकालकर ट्रस्ट को बता दिया है। ज्योतिषविद आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने ही जन्म स्थान पर भगवान राम के भव्य मंदिर के शिलान्यास के लिए भी मुहूर्त निकाला था। इस मुहूर्त के समय ही 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान रामलला के मंदिर की आधारशिला रखी थी।
हालांकि ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने इस संबंध में कुछ भी बताने से अभी इनकार कर दिया है। ट्रस्ट का कहना है कि देश भर के विद्वानों से राय ली जाएगी, सभी की सहमति से प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त तय किया जाएगा। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि 15 जनवरी से फरवरी के बीच कभी भी मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 2 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण में 9 मंडलों के 37 जिलों में 4 मई को मतदान होगा। इसके बाद बाकी के 9 मंडलों के 38 जिलों में 11 मई को मतदान होगा और सभी 75 जिलों में 13 मई को मतगणना होगी। राजनीतिक दलों के प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। क्षेत्रीय राज्य से लेकर राष्ट्रीय दलों तक के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। सबसे बड़ी चुनौती इन सभी के सामने है निर्दलीय प्रत्याशियों की, और इस समस्या से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सभी को जूझना है। आम आदमी पार्टी अभी चुनाव में कहीं नज़र आ नहीं रही है, उसके कैंडिडेट दिख ही नहीं रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी निकाय चुनाव में कई नेता पार्टी से टिकट न मिलने पर बागी या निर्दलीय, जो भी आप कहें, रूप में उतर चुके हैं। कई ऐसे भी हैं जो सामाजिक कार्य जुटे रहे और फिर पार्षद, नगर पंचायत, नगर पालिका जैसे चुनाव के जरिए राजनीति शुरू की। इस बार भी पूरी यूपी में तकरीबन हर सीट पर यही स्थिति है। सबसे ज़्यादा बागी उम्मीदवारों का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है। आखिर क्यों निर्दलीय प्रत्याशी जो होते हैं वो बड़े बड़े राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशियों के लिए मुसीबत बन जाते हैं? क्यों खतरा बन जाते हैं? क्यों निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत का आंकड़ा रजिस्टर्ड जो पार्टियां हैं उनसे ज़्यादा होता है? पहले 2017 का एक हल्का सा आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं। 2017 के चुनाव 3 चरण में हुए थे। 75 जिलों के कुल 652 नगरीय निकायों के नतीजे 1 दिसंबर 2017 को आए थे। इसमें राज्य की सत्ताधारी भाजपा ने एक तरफा जीत हासिल की थी। 16 महापौर पद में से 14 पर भाजपा जीती थी, 2 पर बसपा ने जीत दर्ज की थी। पार्षदों की अगर बात करें तो पूरी यूपी में 1300 पार्षदों की सीट हैं। 17 में जो थी तो उसमें भाजपा ने सबसे ज़्यादा 596 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद दूसरे नंबर पर निर्दलीय थे। 225 निर्दलीय प्रत्याशी पिछले चुनाव में जीते थे। समाजवादी पार्टी ने 202, बहुजन समाज पार्टी ने 147 और कांग्रेस ने 110 सीटों पर जीत हासिल की थी। 198 सीटों पर नगरपालिका परिषद अध्यक्ष के चुनाव हुए थे। इनमें से भाजपा के खाते में 70, समाजवादी पार्टी को 45, बहुजन समाज पार्टी को 29, कांग्रेस को 9 और 1 सीट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हिस्से में गई थी। भाजपा और सपा के बाद सबसे ज़्यादा जो प्रत्याशी जीते थे वो निर्दलीय थे। चुनाव में कुल 43 निर्दलीय उम्मीदवार नगर पालिका अध्यक्ष बन गए थे। नगर पालिका परिषद के चुनाव के एक आंकड़े पर हम नजर डालें तो निर्दलीय प्रत्याशियों के आगे बड़े बड़े राजनीतिक दलों के उम्मीदवार फेल हो गए थे। चुनाव में सबसे ज़्यादा 3,389 सदस्य निर्दलीय निर्वाचित हुए। इसके बाद भाजपा के 993, सपा के 477, बसपा के 262 और कांग्रेस के 158 प्रत्याशी ही जीत पाए थे। कुछ यही हाल नगर पंचायत अध्यक्ष पर भी देखने को मिला था। 2017 में सबसे ज़्यादा 182 नगर पंचायत अध्यक्ष निर्दलीय बने थे। इसके बाद भाजपा के 100 प्रत्याशी जीते थे, सपा के 83, बसपा के 45 और कांग्रेस के मात्र 17 नगर पंचायत अध्यक्ष बन पाए थे। नगर पंचायत सदस्य में भी बड़े दलों के उम्मीदवारों पर निर्दलीय भारी रहे हैं। इस चुनाव में भाजपा के 664 लोग नगर पंचायत सदस्य बने थे, सपा के 553, बसपा के 218 और कांग्रेस के 126। सबसे ज़्यादा 3,876 निर्दलीय प्रत्याशी नगर पंचायत सदस्य चुने गए थे। स्थानीय निकाय चुनाव में मतदाता पार्टी से ज़्यादा महत्व अपनी जान पहचान और जाति के उम्मीदवार को देता है। ये मोहल्ले घर का चुनाव होता है, गली का चुनाव होता है, सीधा सीधा संपर्क होता है, फेस टू फेस चुनाव होता है, चेहरे का चुनाव होता है। राष्ट्रीय दल या चुनाव चिन्ह इसमें बाद में देखा जाता है। यही वजह है कि इस चुनाव में बड़ी संख्या में निर्दलीयों को जीत मिलती है। इसके साथ ही धन बल का जोर भी इस चुनाव में खूब चलता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ज़्यादातर निर्दलीय ताल ठोकने वाले प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ ही रहते हैं। ये क्षेत्र के लोगों के हर सुख दुख में उनका साथ देते हैं, बड़े मुद्दों पर उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, अधिकारियों से उनके लिए लड़ते हैं, नगर निगम से उनके लिए सुविधाएं इकट्ठी करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हर तरह की मदद भी करते हैं। राजनीतिक दलों के कई ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो एकदम नए होते हैं। आरक्षण किसी का होता है, टिकट किसी को मिलता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार किया है।
इसीलिए गाजियाबाद समेत तमाम जो नगर निगम है उनमें भारतीय जनता पार्टी को ही सबसे ज़्यादा बागी उम्मीदवारों का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि चुनाव आते वक्त लोग भी पार्टी और वैचारिक सोच को अलग रखते हुए जो अपने मोहल्ले का, अपने बीच का प्रत्याशी होता है उसको चुन लेते हैं और बड़े से बड़े राजनीतिक दल के प्रत्याशी मात खा जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर विवाद चल रहा है। पहलवान उनके खिलाफ धरने पर बैठे हैं, लगातार प्रदर्शन जारी है। अब तो जयंत चौधरी और नरेश टिकैत का समर्थन भी उनको मिल गया है। हरियाणा की कई प्रमुख खाप उनके समर्थन में आ गई हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर भाजपा उसके खिलाफ कार्रवाई करने से डर क्यों रही है। पहले मामला जान लेते हैं। जनवरी में पहलवानों ने पहली बार कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया था। पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। पहलवान कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर मनमाने तरीके से संघ चलाने और जो महिला पहलवान हैं उन पर शोषण करने का आरोप उन्होंने लगाया था। इसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ के कामकाज से दूर कर दिया गया। उनके खिलाफ लगे आरोप की जांच के लिए समिति बना दी गई। समिति ने 5 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। जांच समिति की सदस्य रही बबीता फोगाट ने समिति की रिपोर्ट से असहमति जताई और एक सदस्य पर बदसलूकी के आरोप भी लगाए। इसके बाद पहलवानों ने 23 अप्रैल से फिर से धरना शुरू कर दिया। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने IOA की कार्यकारी समिति की बैठक के बाद कहा कि पहलवानों का सड़क पर प्रदर्शन करना एक तरह से अनुशासनहीनता है। इससे भारत की छवि खराब हो रही है। पीटी उषा की बात सुनकर साक्षी और विनेश रो पड़ी थी। साक्षी ने कहा था कि यह सुनकर दुख हुआ क्योंकि एक महिला खिलाड़ी होकर भी वे महिला खिलाड़ियों की बात नहीं सुन रही हैं, उनका दर्द नहीं समझ रही हैं। हमने कहाँ अनुशासनहीनता कर दी है, हम तो शांति से धरने पर बैठे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी बात सुन ली जाती तो आज ये हालात ही न होते। भाजपा का इस पर रुख क्या है और क्यों भाजपा शांत है, ये भी समझ लीजिए। अगले साल देश भर में लोकसभा का चुनाव होना है। इसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले ज़्यादातर पहलवान हरियाणा से हैं। हरियाणा की खाप पंचायतें उनके साथ हैं। किसान संगठन भी उनके समर्थन में उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी ज़्यादातर खिलाड़ी जाट समुदाय से आते हैं। यही कारण है कि भाजपा के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा खिलाड़ियों का शोषण बनता जा रहा है। ब्रजभूषण को लेकर भाजपा असमंजस में है। किसान आंदोलन के समय भी बड़ी संख्या में जाट समुदाय के लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। अब खिलाड़ियों के माध्यम से फिर से एक बार वही माहौल बनाया जा रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की खाप पंचायतें भी पहलवानों के साथ हैं। ऐसे में अगर समय रहते इसे खत्म नहीं किया गया तो चुनाव में भाजपा के लिए मुश्किल हो सकती है। ब्रजभूषण सिंह पूर्वांचल के बाहुबली नेता हैं। ब्रजभूषण सिंह की राजपूत वर्ग के मतदाताओं में बहुत अच्छी पैठ मानी जाती है। ब्रजभूषण खुद 6 बार के सांसद हैं। उनकी पत्नी भी सांसद रह चुकी हैं। उनके बेटे प्रतीक 2 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में अगर ब्रजभूषण पर कार्रवाई होती है तो पूर्वांचल में भाजपा के लिए समीकरण बिगड़ सकते हैं। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हरियाणा, राजस्थान और वेस्ट यूपी का जाट नाराज हो सकता है। ब्रजभूषण के समर्थन में भी बड़ी संख्या में खिलाड़ी और खेल संघ के पदाधिकारी हैं, ये भी सच बात है। ऐसे में उनको मैनेज करना भी जरूरी है। इन खेल संघों का कहना है कि अगर इस तरह से अध्यक्ष पर कार्रवाई होने लगी तो आने वाले दिनों में तो कोई भी खिलाड़ी खड़ा होकर आरोप लगा देगा और अध्यक्ष को हटाना पड़ जाएगा। ये गलत परंपरा है, गलत परंपराटी है, इसीलिए इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर भाजपा असमंजस में है, कोई फैसला नहीं ले पा रही है। तो ये था आज का खबरों का पोस्टमार्टम। गाजियाबाद और उससे आसपास क्षेत्र से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते हैं युग करवट, और विस्तृत रूप से जानकारी के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। आज का खबरों का पोस्टमार्टम आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ ही युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।